हेलो पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। साथ ही बच्चों, हम इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट के साथ में आप सभी लोग के सारे डाउट अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जिनके बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों, हमारी एक ऐसी ऊर्जा होती है जिनमें वेग का परिवर्तन नहीं होता है। उस ऊर्जा को बच्चों यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है और जो दौड़ने की उसकी स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उस केस में जो हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बच्चों हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर यहीं पर बच्चों हम इसी के साथ में दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि अगर हमारी कोई भी वस्तु किसी जगह पर रखी गई है तो उस केस में जो ऊर्जा कार्य करती है वो बच्चों हमारी वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप सभी लोग को बेसिक के साथ में यहाँ पर जानकारी हो जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ यहाँ पर हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं, जो बच्चों यहाँ पर हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट फिगर बनाने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दो प्लेट बना लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारी प्लेट है ये थोड़ा सा तिरछी हुई है, इसको हम यहाँ पर सीधा करके बना लेंगे। तो बच्चों, ये हमारी यहाँ पर दो प्लेट होती है। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें से जो हमारी एक प्लेट होती है इस प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम प्लेट नंबर ए कहते हैं और ये जो हमारी प्लेट होती है इसको बच्चों यहाँ पर हम प्लेट नंबर बी कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को अच्छी तरह समझना है कि जो हमारी प्लेट नंबर ए है और यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर बी है, इन प्लेटों पर यहाँ पर हमारा कोई आवेश नहीं होता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग कह सकते हैं कि जब हमारा प्लेट ए और प्लेट बी पर कोई आवेश नहीं होता है तो उस केस में आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। और यही बच्चों क्या होती है, इस संधारित्र की शुरुआती कंडीशन होती है, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। तो ये जो हमारा संधारित्र होता है इसकी जो शुरुआती स्थिति होती है प्लेट ए और प्लेट बी पर, यहाँ पर हमारा कोई आवेश नहीं होता है। तो उस केस में जो आवेश होता है उस आवेश का मान 0 होता है, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से देख पा रहे हैं प्लेट ए पर यहाँ पर हमारा कोई धन आवेश नहीं है और प्लेट बी पर बच्चों हमारा क्या होता है, कोई भी माइनस आवेश नहीं है। तो इस केस में जो आवेश होता है उस आवेश का मान 0 होता है। तो यही बच्चों जो हमारी संधारित्र होती है, या बच्चों आप इसी फिगर को समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर कहते हैं। तो इस केस में अगर आवेश का मान 0 है तो ये बच्चों क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की शुरुआती कंडीशन होती है और इस स्थिति में आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन प्लेटों को आवेशित करने वाले हैं और यहाँ पर बच्चों हम दिखाने वाले हैं कि प्लेट ए पर जो हमारा आवेश होता है वो प्लस का आवेश होता है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं प्लेट बी पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का आवेश होता है। तो ये आवेश बच्चों हमारे कहाँ से और किस प्रकार से आने वाले हैं, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों को उठा करके हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। तो इस केस में आप देखेंगे प्लेट ए पर जो हमारा आवेश आएगा वो प्लस का आवेश आएगा और प्लेट बी पर जो हमारा आवेश आएगा वो माइनस का आवेश आएगा। तो इनको बच्चों यहाँ पर हम किस प्रकार से दिखाने वाले हैं इनके बारे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है, एक बैटरी होती है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं।
अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी की जो हमारी बड़ी वाली प्लेट होती है, इस पर जो हमारा आवेश होता है प्लस का आवेश होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारी छोटी वाली प्लेट होती है, जिनको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। इसके बाद फिर बच्चों यहाँ पर हमारी बड़ी प्लेट होती है और इसके बाद यहाँ पर हमारी छोटी प्लेट होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी छोटी प्लेट होती है ये बच्चों माइनस आवेश को निरूपित करती है। तो इस वाली प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लेट नंबर बी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब आप सभी लोग को अच्छी तरह समझना है कि हमने प्लेट ए और प्लेट बी को एक बैटरी से जोड़ दिया है। तो इस केस में प्लेट ए पर जो हमारा आवेश आता है वो प्लस आवेश आता है, क्योंकि प्लेट नंबर ए बच्चों हमारी क्या होती है, धन आवेश से जुड़ी होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है बच्चों हमारी माइनस आवेश से जुड़ी होती है। तो प्लेट नंबर बी पर जो हमारा आवेश आता है वो माइनस का आवेश आता है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा आवेश होता है प्लेट नंबर ए पर एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं प्लेट नंबर बी पर जो हमारा माइनस आवेश आता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर मान लेते हैं प्लेट नंबर ए पर जो हमारा आवेश होता है बच्चों हमारा यहाँ पर प्लस का क्यू डैश आवेश होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं प्लेट नंबर बी पर, तो यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है वो बच्चों हमारा माइनस का क्यू डैश आवेश आता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हमने इन दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ रखा है तो इस केस में जो हमारा आवेश होता है उसका बच्चों यहाँ पर निरंतर प्रवाह होता रहता है। और आप सभी जानते हैं कि बैटरी के अंदर में जो हमारे आवेश होते हैं वो नियत वेग से चलते हैं, इनके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस केस में इन प्लेटों के बीच में जो हमारी उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का नाम बच्चों यहाँ पर होता है स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि बच्चों आप सभी लोग को यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि आवेश का प्रवाह यहाँ पर किस प्रकार से होता है इन दोनों प्लेटों के अंदर में। तो यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम तीर का निशान किधर की तरफ बना रहे हैं। अगर बच्चों हम तीर का निशान इधर की तरफ बना रहे हैं तो जिधर की साइड में यहाँ पर हमारा तीर का ये निशान बन रहा है, इसी के ठीक सामने आपको देखना है यहाँ पर जो हमारी प्लेट है वो कौन सी प्लेट है। अगर यहाँ पर हमारी माइनस की प्लेट है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इधर के साइड में जो हमारा आवेश का प्रवाह हो रहा है वो माइनस का आवेश चल रहा है। अगर बच्चों यहीं पर हम क्या करते हैं, तीर का निशान इस प्रकार से उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग को इधर के सामने जो प्लेट होगी इसको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये प्लेट प्लस वाली नजर आएगी। तो अब आप यहाँ पर कह पाएंगे इधर की तरफ जो हमारा आवेश चल रहा है वो बच्चों हमारा प्लस का आवेश चल रहा है। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ आता है कि हम किस प्रकार से बताएंगे कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर की तरफ चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा आवेश का प्रवाह होता है प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ चलता है, जिनकी दिशा बच्चों यहाँ पर हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। तो आपको ध्यान रखना है तीर का जो हमारा हेड होता है वो बच्चों हमारा किधर की तरफ है, तो आपको पता है प्लेट नंबर बी की तरफ है। तो इधर की तरफ जो हमारा चलने वाला आवेश है वो माइनस का आवेश होता है। तो इस केस में जो हमारे आवेश चल रहे हैं बच्चों कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि जो हमारे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उनका जो वेग होता है वो नियत होता है, उनके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये मान चल रहे हैं कि इन प्लेटों के बीच में जो हमारा आवेश चल रहा है बच्चों यहाँ पर हमारा एक छोटा सा आवेश होता है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम डी क्यू से निरूपित करते हैं। तो जब बच्चों यहाँ पर हमारा छोटा सा आवेश डी क्यू इधर की तरफ चलता है तो इस केस में जो हमारा कार्य होता है उस कार्य को बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा छोटा सा कार्य होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम डी डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं कि इन प्लेटों के अंदर में जो हमारा उत्पन्न होने वाला टोटल कार्य होगा, या बच्चों आप कह सकते हैं कि अगर हम इन प्लेटों के बीच में टोटल कार्य का मान ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इन प्लेटों के अंदर में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं, इनके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सबसे पहले प्लेट ए और प्लेट बी के मध्य उत्पन्न होने वाली धारिता। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे प्लेट ए तथा प्लेट बी के मध्य धारिता, जिनको बच्चों यहाँ पर हम सी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने मान रखा है कि इन प्लेटों के बीच में जो हमारी धारिता होती है उस धारिता को यहाँ पर हम सी से दिखाते हैं। तो बच्चों अगर हम इन प्लेटों के अंदर में विभव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है जो हमारा आवेश है वो क्यू डैश आवेश है। यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, क्यू डैश आवेश होता है। तो यहाँ पर मानते हैं कि इन प्लेटों पर जो हमारा टोटल आवेश होता है वो क्यू डैश आवेश होता है, और इस केस में जो हमारा इन प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाला विभव होता है उस विभव को बच्चों यहाँ पर हम वी डैश से दिखाते हैं, और इन प्लेटों के बीच में जो हमारी धारिता होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम सी से दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग धारिता का सूत्र जानते हैं, C इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है
Q और यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा Q डैश और डिवाइड बच्चों यहाँ से हमें चलता है विभव, जिसको बच्चों यहाँ पर हम V डैश दिखाते हैं। यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, V डैश का मान ज्ञात करने वाले हैं, जिसको बच्चों आप विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर हम V डैश का मान कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा V डैश, C बच्चों हमारा इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग को बड़े ही आसानी के साथ में V डैश का मान मिल जाता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। V डैश इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q डैश डिवाइड बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा C। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, इन प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाला विभव का मान होता है। इसको बच्चों यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इन प्लेटों के बीच में हम टोटल कार्य का मान कैसे ज्ञात करेंगे। क्योंकि बच्चों मैंने आप सभी लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया है कि अगर हम किसी भी ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं तो बच्चों ये बातें एकदम फिक्स होती है कि यहाँ पर हम कार्य का सूत्र लेकर के चलने वाले हैं और उसी कार्य के सूत्र के माध्यम से यहाँ पर हम हर एक ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 2 में विभव का सूत्र अध्ययन किया है और उसी विभव के सूत्र से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे वो फॉर्मूला हमारा कौन सा था, तो आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम दो चीज़ों के बीच में विभव की बात करते हैं तो बच्चों हमारे यहाँ पर डेल भी होता है। इसके बारे में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया था। तो अगर हम बात करेंगे कि टोटल जो हमारा विभव होगा वो कितना होगा, तो उसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, V से दिखाते हैं। और इस केस में जो हमारा टोटल कार्य का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा W होता है। और इस केस में बच्चों अगर हम यहाँ पे विभव की बात करते हैं तो जो भी हमारा टोटल कार्य होता है इसी में बच्चों हम क्या करते हैं, आवेश का भाग लगा देते हैं। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इन प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाला टोटल कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन प्लेटों के अंदर में जो हमारा यहाँ पर स्थानांतरित आवेश होता है वो बच्चों हमारा छोटा सा आवेश होता है, जिसको हम dq से यहाँ पे दिखाते हैं। तो इस q की जगह बच्चों हम क्या करेंगे, छोटा सा आवेश dq रखेंगे। और इस केस में जो हमारा कार्य होता है बच्चों हमारा छोटा सा कार्य हो जाएगा, जिसको यहाँ पर बच्चों हम dw से निरूपित करते हैं। और इस केस में जो हमारा विभव होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम v डैश से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, v डैश लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके बच्चों यहाँ पर हम इन प्लेटों के अंदर में टोटल कार्य का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं विभव के सूत्र के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हम अपना राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे विभव के सूत्र अनुसार। यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V डैश इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा कार्य हो रहा है छोटा सा कार्य dw हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे dw डिवाइड में बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा छोटा सा आवेश dq। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टोटल कार्य का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो इनको बच्चों हम आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको नेट कार्य का मान मिल जाएगा dw इक्वल टू बच्चों यहाँ से आपको मिलता है V डैश इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा dq। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम टोटल कार्य का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने से आप सभी लोग को इन प्लेटों के अंदर में जो उत्पन्न होने वाला टोटल कार्य होता है उस कार्य का मान मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कुछ इस प्रकार से समाकलन कर देंगे। और जब हम समाकलन करते हैं तो इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, इनकी लिमिट लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम समाकलन कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से उठा करके यहाँ पर V डैश का मान रख देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लिमिट की बात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा छोटा सा कार्य होता है इसका फॉर्मूला आप सभी लोगों ने क्लास 12th में समाकलन वाले अध्याय में अच्छी तरह से अध्ययन कर रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हम dx का समाकलन करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिलता है, x मिलता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर हम छोटे से कार्य का समाकलन करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, w के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, dw की जगह पर w यहाँ पर रखने वाले हैं। और इस केस में यहाँ पर हो जाएगा समाकलन का चिन्ह और V डैश का मान बच्चों यहाँ पर हम समीकरण 1 से निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का प्रयोग करके V डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस केस में आपको यहाँ पर मान मिलता है Q डैश बटे बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा C और इंटू बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है DQ। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं जब तक इन दोनों का मान आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होता है या एक दूसरे के जैसा नहीं होता है तो इनका हम समाकलन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों हमने यहाँ पर पहले से V डैश का मान निकाल लिया था और V डैश का मान उठा करके यहाँ पर हम जैसे रखेंगे। इसके बाद बच्चों आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा Q डैश है और यहाँ पर जो हमारा DQ होता है ये दोनों हमारे एक जैसे हो जाते हैं। तो इन दोनों का हम समाकलन कर लेते हैं और धारिता बच्चों हमारी क्या होती है, यहाँ पर एक निश्चित मान होता है इन दोनों प्लेटों के
बीच में। तो बच्चों जो भी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, नियतांक होती हैं, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, वो चीज़ें बच्चों यहाँ पर बाहर आ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बात करते हैं इसकी लिमिट की। तो लिमिट हम किस प्रकार से लेने वाले हैं, तो आप सभी लोग को मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था कि शुरुआती कंडीशन में जो हमारा आवेश होता है इन प्लेटों पर, वो बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो हमारी शुरुआती लिमिट हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगी। और फाइनल कंडीशन अगर हम मानेंगे कि इन प्लेटों पर टोटल जो हमारा आवेश होगा वो कितना होगा, तो उसको बच्चों यहाँ पर हम मान चल रहे हैं कि इन प्लेटों पर जो हमारा टोटल आवेश होता है वो बच्चों यहाँ पर हमारा Q हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल आवेश Q मान लेते हैं। अब इनका हम समाकलन यहाँ पर करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर आप सभी लोग की प्योर मैथमेटिक्स होने वाली है। तो बच्चों अब यहाँ से हमारी प्योर मैथमेटिक्स लगने वाली है और मैथमेटिक्स का यूज़ करके यहाँ पर हम ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे W, और इस केस में आप सभी जानते हैं C जो हमारा होता है एक नियत मान होता है। तो बच्चों ये हमारा समाकलन से बाहर जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 1/c, और लिमिट बच्चों यहाँ से हमारा चलेगा 0, और यहाँ पर हमारा जाएगा Q, और यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा Q डैश इंटू बच्चों हमारे क्या जाएगा DQ। अब बच्चों आप सभी लोगों ने क्लास 12 के मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला अध्ययन किया है, उस फॉर्मूले का बच्चों यहाँ पे नाम होता है, जिसको यहाँ पर हम साइड में मेंशन कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग इस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। अगर x की घात यहाँ पर बच्चों क्या होती है, n होती है, और इस केस में इसका हम समाकलन जो है dx के रूप में करते हैं। तो इसका बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है x की घात n+1 होता है, और इसी घात से बच्चों हम क्या करते हैं, इसके नीचे यहाँ पर भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा n+1। तो इस पूरे का जो हमारा समाकलन होता है बच्चों इसके बराबर होता है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका समाकलन हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, Q डैश होता है। तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, और इस पूरे के अगर यहाँ पर हम घात की बात करेंगे बच्चों, ये हमारा इस तरह से ब्रैकेट में हो जाएगा, इस पूरे घात यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, n की जगह पर 1 लेने वाले हैं, और इसके बाद हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस पूरे का समाकलन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको टोटल कार्य का मान मिल जाता है W = 1/c। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम इस पूरे का समाकलन कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमारा x है, इसकी जगह बच्चों हमारा क्या होता है, यहाँ पर q होता है। तो x ये बच्चों क्या करेंगे, q रख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा q, और q बच्चों हमारे पास यहाँ पर q डैश है, तो यहाँ पे हम q डैश लिख देंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी घात हम किस प्रकार से निकालने वाले हैं। तो जहाँ बच्चों हमारा n होता है, इसकी हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 1 + 1 बच्चों हमारे क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस पूरे की जो घात आएगी बच्चों हमारी 2 आएगी, और इसी घात से बच्चों क्या करते हैं, इसके नीचे भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से भाग में 2 आ जाएगा। और जब इस पूरे का समाकलन हो जाता है तो जो हमारी लिमिट होती है ये बच्चों यहाँ पर साइड में जाती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम 0 से लेकर के Q तक यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कार्य का मान आगे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अब आप सभी जानते हैं कि जब हम लिमिट का मान यहाँ पर Q डैश में रखेंगे तो इनके बीच में माइनस का चिन्ह होता है। तो बच्चों यहाँ से मिल जाएगा W = 1/c, और ये बच्चों जो हमारा 2 होता है नियत होता है, तो उसको बच्चों यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे। तो 2 हमारा पूरे के नीचे है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। और इस केस में बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा Q डैश होता है इसकी जगह पे हम अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद हम लोअर लिमिट रखेंगे। ये बच्चों हमारी अपर लिमिट होती है, ये हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, Q डैश की जगह पे Q आ जाएगा, और यहाँ पर इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, क्योंकि आप जानते हैं इनके बीच हमारा माइनस चिन्ह होता है, तो ये माइनस हमारा बीच में आ जाएगा। और Q डैश के अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जाएगा 0 पूरे का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कार्य का यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा कि W = तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, Q² बाहर जाएगा, इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q² बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 2c। तो बच्चों ये आपको क्या मिलता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में टोटल कार्य का मान मिल जाता है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं लेनी है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है और यहाँ पर जो हमारी ऊर्जा होती है, इन दोनों का जो यसाई मात्रक होता है बच्चों हमारा समान होता है। क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है इसका जो यसाई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का जो यसाई मात्रक होता है वही बच्चों क्या होता है, जूल होता है। तो इस केस में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे W होते हैं और यहाँ पर जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का जो हमारा यसाई मात्रक होता है वो समान होता है। तो इस केस में बच्चों हम W की जगह पे U लिख सकते हैं। तो ये लाइन बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा साइड में ऊपर जगह बना करके आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताते हैं अब हम किस तरह से स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले हैं। और ये जो बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है इसकी बहुत सारी यहाँ पर शकल सूरत होती है, तो इनको हम अलग अलग शकल में यहाँ पर देखने वाले हैं कि अलग अलग रूप में किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा का यसाई मात्रक समान होता है
होता है, इसलिए W स्थितिज ऊर्जा U के बराबर हो जाता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, W की जगह पर स्थितिज ऊर्जा U लिख देंगे। तो इस केस में आप सभी लोग को इन दोनों प्लेटों के बीच में जो उत्पन्न होने वाली स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है Q² बटे बच्चों यहाँ से मर जाएगा 2C। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का मान होता है, जो बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। अब बच्चों इनको यहाँ पर हम डिफरेंट शक्ल में देखने वाले हैं कि ये अलग अलग रूप में आप सभी लोग को किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों जब आप सभी लोग इसके अलग अलग रूप को देख लेंगे तो आपके MCQ वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ पर आवेश का फॉर्मूला होता है धारिता के रूप में, यहाँ से बच्चों आप ज्ञात कर सकते हैं। ये भी आपका एक अच्छा खासा फॉर्मूला है जो आप धारिता के रूप में जानते हैं। अब इसी फॉर्मूले को बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आवेश के रूप में लिखने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम आवेश के रूप में इस फॉर्मूले को निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारा Q डैश है इसको हम रोक लेंगे और इस V का इस C का हम गुणा कर देंगे। तो इस केस में आप सभी लोग को आवेश का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आवेश के रूप में धारिता का सूत्र होता है वो बच्चों यहाँ से होता है Q=CV। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसी Q का मान उठा करके यहाँ पे हम रख देंगे। तो बच्चों ये जो हमारी ऊर्जा होती है ये आपको अलग रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे U बराबर इस Q की जगह बच्चों हम क्या करेंगे CV रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जाएगा CV पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइड में यहाँ से क्या मिल जाएगा 2C हो जाएगा। इसको जब बच्चों यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं C का स्क्वायर हमारा अलग हो जाएगा और V का स्क्वायर अलग हो जाएगा और बटे में बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है 2C। C से C बच्चों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में जो आप सभी लोग को इन प्लेटों के बीच में ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का मान बच्चों यहाँ पर आपको प्राप्त होता है 1/2। यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाता है CV²। और यही बच्चों आप सभी लोग का क्या होता है, किताब वाला फार्मूला होता है जो आप सभी लोग किताब में देखते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को इस टॉपिक के रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट होता है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अब मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में।